नमस्ते। आज बात करते हैं 1976 के एक बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट केस की। केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस। देखिए, इस केस ने भारत में इक्वालिटी यानी समानता और अफर्मेटिव एक्शन की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। और ये सिर्फ कोई मामूली कानूनी झगड़ा नहीं था, बल्कि ये इस सवाल पर एक गहरी बहस थी कि असल में समानता का मतलब क्या होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के दिल में यही सवाल है, क्या संविधान का मकसद सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी देना है, मतलब कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं, बात खत्म? या फिर इसका मकसद है सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जहां जो लोग ऐतिहासिक वजहों से पीछे रह गए हैं उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं? यही वो सवाल था जो इस केस की जड़ में था। चलिए, इस केस को परत दर परत समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये प्रमोशन का विवाद था क्या, फिर संविधान के किन आर्टिकल्स में टकराव था उस पर बात करेंगे, मेजॉरिटी और डिसेंटिंग जजों की सोच में क्या फर्क था ये समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस केस का फैसला क्या हुआ और इसकी कानूनी विरासत क्या रही। तो कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक सरकारी डिपार्टमेंट से। अब देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो बाद में पहुंचा, लेकिन उससे पहले केरल हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया था जिसने इस पूरी बहस की जमीन तैयार कर दी थी। तो सारा मसला केरला के सर्विस रूल से शुरू हुआ। एक था रूल 13A, जो सीधा सीधा कहता था कि प्रमोशन चाहिए तो डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करना पड़ेगा, सिंपल। पर फिर 1972 में आया रूल 13AA, और इसने क्या किया? इसने एससी और एसटी कम्युनिटी के कर्मचारियों को ये टेस्ट पास करने के लिए 2 साल की एक्स्ट्रा मोहलत दे दी। अब हुआ ये कि जिन लोगों को ये छूट मिली उनका प्रमोशन उन लोगों से भी पहले हो गया जिन्होंने टेस्ट ऑलरेडी पास कर लिया था। बस यहीं से पूरा कानूनी बखेड़ा खड़ा हो गया। केरला हाईकोर्ट का नजरिया एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अफसर की समानता का मतलब है कि सबके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। अगर किसी एक ग्रुप को छूट दी जा रही है तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 16(1) में दी गई इक्वालिटी की गारंटी का उल्लंघन है, और इसी आधार पर उन्होंने रूल 13A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर रद्द कर दिया। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये सिर्फ एक नियम सही है या गलत, इसका सवाल नहीं रह गया। ये तो संविधान की आत्मा को समझने की एक लड़ाई बन गया, जहां समानता को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आमने सामने आ गए थे। अब देखिए, मामला असल में दो तरह के संवैधानिक प्रोविजंस के बीच बैलेंस बनाने का था। एक तरफ है आर्टिकल 16(1) जो कहता है सबके लिए समान अवसर यानी फॉर्मल इक्वालिटी, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 16(4) और 46 जो कहते हैं कि स्टेट पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए खास इंतजाम कर सकता है, यानी सब्सटैंटिव इक्वालिटी। असली सवाल यही था कि जब इन दोनों में टकराव हो तो किससे ज्यादा तवज्जो दी जाए। और यहीं पर जजों की बेंच में मतभेद साफ दिखा। जो मेजॉरिटी जज थे उनका मानना था कि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, खासकर आर्टिकल 46 की रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए, मतलब कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना स्टेट की ड्यूटी है। वहीं जो डिसेंटिंग जज थे उनका जोर आर्टिकल 335 पर था, जो कहता है कि हाँ, पिछड़े वर्गों के दावे जरूरी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी से समझौता नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं मेजॉरिटी जजों की, जिन्होंने समानता की एक ऐसी नई और क्रांतिकारी व्याख्या सामने रखी जिसने पुराने सारे तौर तरीकों को चुनौती दे दी। देखिए, इस केस से पहले तक आम सोच ये थी कि आर्टिकल 16(1) इक्वालिटी का जनरल रूल है और आर्टिकल 16(4) जो रिजर्वेशन की बात करता है वो बस इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद। मतलब इक्वालिटी मेन प्रिंसिपल है और रिजर्वेशन सिर्फ एक खास छूट। लेकिन एनएम थॉमस केस में मेजॉरिटी जजों ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, सुनो, आर्टिकल 16(4) कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये तो आर्टिकल 16 के लक्ष्य यानी असल समानता को हासिल करने का एक जरिया है, एक टूल है। मतलब गोल है 16(1) और उसे पाने का एक रास्ता है 16(4). ये एक जबरदस्त आइडिया था कि सच्ची समानता का मतलब हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं होता। कभी कभी जो लोग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए अलग तरह का बर्ताव करना ही असली समानता है। जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने अपने जजमेंट में जो लिखा वो मेजॉरिटी की सोच का सार है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक सोशल रेवोल्यूशन का डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसे सिर्फ लकीर का फकीर बनकर नहीं पढ़ा जा सकता। इसे इसके सोशल जस्टिस के मकसद को समझकर ही इंटरप्रेट करना होगा। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं
यानी डिसेंटिंग जजों का तर्क जो संविधान की ज्यादा शाब्दिक यानी टेक्सचुअल और सख्त व्याख्या पर टिका था। डिसेंटिंग जजों में से एक थे जस्टिस बेग। उन्होंने एक लैटिन लीगल मैक्सिम का इस्तेमाल किया, एक्सप्रेसियो ऊनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। इसका मोटा-मोटा मतलब है कि अगर कानून में किसी एक चीज का जिक्र साफ तौर पर किया गया है तो इसका मतलब है कि बाकी सब चीजें अपने आप बाहर हो गईं। उनका तर्क ये था कि जब संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन का एक खास रास्ता बता दिया तो इसका मतलब यही था कि बस यही एक रास्ता है, इसके बाहर जाकर कोई और छूट या रियायत नहीं दी जा सकती। तो ये असल में दो अलग अलग जुडिशियल फिलॉसफी का टकराव था। एक तरफ जस्टिस अय्यर थे जो संविधान के मकसद को देख रहे थे कि इसका फाइनल गोल क्या है, और दूसरी तरफ जस्टिस बेग थे जो सिर्फ संविधान के शब्दों को देख रहे थे कि लिखा क्या है। यही वैचारिक टकराव इस केस को इतना खास बना देता है। तो आखिरकार मेजॉरिटी की राय जीती और इस फैसले ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एक बहुत गहरा और लंबा असर डाला। 7 जजों की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला 5-2 के बहुमत से सुनाया। इस फैसले ने केरल सरकार की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को सही ठहराया। तो सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। जो रूल 13A विवादों में था उसे संवैधानिक तौर पर वैलिड माना गया, और इसके साथ ही ये सिद्धांत भी पक्का हो गया कि सरकार कमजोर वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए इस तरह की खास छूट दे सकती है। इस फैसले की कानूनी विरासत बहुत बड़ी है। सबसे पहले इसने ये स्थापित किया कि आर्टिकल 16(4) इक्वालिटी का अपवाद नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। दूसरा, इसने ये भी साफ कर दिया कि अफर्मेटिव एक्शन का मतलब सिर्फ नौकरियों में सीटें रिजर्व करना नहीं होता, इसमें प्रमोशन में छूट जैसी दूसरी रियायतें भी शामिल हो सकती हैं। और तीसरा, इसने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच एक मजबूत पुल बना दिया। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। एनएम थॉमस केस ने सब्सटैंटिव इक्वालिटी के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन इसने एक बहस को भी जन्म दिया जो आज तक जारी है। सवाल ये है कि क्या अफर्मेटिव एक्शन के लिए लोगों को जातियों और ग्रुप्स में बांटना कहीं न कहीं उन्हीं सामाजिक विभाजनों को और मजबूत तो नहीं करता जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।